तो बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रॉनिक्स का तकरीबन सेकंड लास्ट लॉन्ग और इम्पोर्टेंट लॉन्ग कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन के नाम से हम कॉमन बेस कन्फिग्रेशन पढ़ चुके थे। उसमें और इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन हैं। ज़रा चीज़ को समझिएगा। स्टॉप राइटिंग, इधर देखें, गौर करेंगे। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी डेफिनेशन लिख लें। द कन्फिग्रेशन इन विच emitter terminal is taken as common for both output and input and output एक ही बात। वहां पे बच्चे मैंने बेस कॉमन ली थी, यहां पे कॉमन लिया जा रहा है क्या? इमीटर। इसकी डायग्राम समझिएगा। जो बंदा डायग्राम समझ जाता है उसको सारी गेम यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। जरा इधर गौर करेंगे बच्चे। मैं ये डेफिनेशन इरेज कर रहा हूँ और इसकी डायग्राम जरा बड़ी करके बनाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। इस डायग्राम को हर बंदा गौर से देखे। बच्चे आप लोगों ने पढ़ा, यहाँ पे आपके पास इमीटर है, छोटा रीजन बेस है, फॉर एग्जाम्पल बड़ा रीजन कलेक्टर है। ऐसी क्या टेक्निक होगी कि हम इमीटर को कॉमन रखें? ऐसे किस तरह मैं बैटरी के टर्मिनल्स को जोड़ सकता हूं कि मैं जिस तरह मैंने पहले यहां से ये जोड़ा था, ये टर्मिनल दोनों के साथ आ गया था, बेस दोनों के साथ कॉमन लेके। बेस तो कॉमन लेना मेरे लिए बड़ा आसान था, लेकिन ऐसा कैसे होगा कि यार मैं मीटर को कॉमन लूं? मीटर को कॉमन कैसे लिया जाएगा? मीटर वाला टर्मिनल कैसे कॉमन लिया जा सकता है? मीटर का मतलब बेसिकली NPN, सादे से लफ्जों में नेगेटिव टर्मिनल को मैं कैसे कॉमन ले सकता हूं? तो अब इसके लिए बच्चे बड़ी इजी सी टेक्निक है। जरा मेरी बात पे गौर करेंगे, डायग्राम बनाना सीखेंगे। आप लोगों ने तो स्केल से बनानी है, आप लोग अच्छी बना लेंगे। जरा गौर करें, ये डायग्राम इसकी बनने जा रही है। यहां पे आपके पास ये जो ऊपर वाला रीजन है सबसे बड़ा, वो कलेक्टर है। टेढ़ी करके इस तरह नहीं बनानी, वर्टिकल बनानी है डायग्राम। किस तरह बनानी है? डायग्राम समझ गए आपको सारी बात ओके हो जाएगी बच्चे। मेन गेम इसके पूरे टॉपिक में डायग्राम की है। ये आपने क्या, कौन सा रीजन है? कलेक्टर सबसे बड़ा, उससे छोटा बेस, उससे छोटा इमीटर और सबसे छोटा आपके पास बेस आ जाता है। मेरी बात पे जरा गौर करेंगे। इसको थोड़ा सा हम और छोटा कर लेते हैं। बीच में डिप्लीशन रीजन आपने उसी तरह प्रॉपर डायग्राम पूरी बनानी है। ये आपके पास इमीटर आ जाता है। जरा मेरी बात पे गौर करना है। यहां से टर्मिनल आया किधर से? ये मीटर के साथ जोड़ गया बच्चे। बेस के साथ, बेस से टर्मिनल आया मीटर के साथ। यहां से मीटर से कॉमन टर्मिनल निकला और ये जाके किसके साथ जुड़ गया? कलेक्टर के साथ। इट्स अ डायग्राम फॉर कॉमन, ये आपकी बुक पे शायद नहीं बनी हुई। इट्स अ डायग्राम फॉर कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन। सादी सी बात। अब सवाल ये पैदा होता है, सर वही वाला कंसेप्ट कि एक को करना है फॉरवर्ड बाइस, एक को करना है। अब फॉरवर्ड बाइस कैसे होगा जब P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से जोड़ा? सुनिएगा, यहाँ पॉइंट दे रहा हूं बच्चे। जब P को पॉजिटिव से, बेसिकली NPN, P क्या है? पॉजिटिव। जब P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से जोड़ूंगा, ये तो होगी मेरे पास फॉरवर्ड। ऐसे ही है। अब आपका सवाल ये होना चाहिए, सर ये भी N, ये भी N, अब इसको मैं दोनों N हैं तो ये कैसे मैं इसको जो है ना, ये तो रिवर्स वाइज बन, ये तो मैंने रिवर्स वाइज बनानी है, तो दोनों नेगेटिव टर्मिनल थे। जाहिर सी बात है कि रिवर्स वाइज तब बनेगी सर, नेगेटिव को मैं जोड़ूंगा पॉजिटिव से और पॉजिटिव को जोड़ूंगा नेगेटिव से, तब रिवर्स वाइज बनेगी। अब मैं क्या करूं बच्चे? सवाल इतना सा जो आपका है, इसका सादा सा जवाब है। जो हायर टर्मिनल होता है ना, हमेशा वो पॉजिटिव गर्दाना जाता है एज कंपेयर टू दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज ये ऊपर वाली साइड पे है। इसका मतलब है कि ये टर्मिनल आपके पास पॉजिटिव होगा और ये, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं कि बेशक ये टर्मिनल आपके पास नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, लेकिन ये टर्मिनल हाइट पे है। दैट्स व्हाई इसकी बनिस्बत इस टर्मिनल को मैं इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलूंगा। इसकी बनिस्बत इसको मैं क्या बोलूंगा? पॉजिटिव, और पॉजिटिव में ये नेगेटिव हो जाएगा और ये
पॉजिटिव बन जाएगा, रिवर्स बायस बन जाएगी। दोबारा सुने, ये भी एन है और ये भी, दोनों नेगेटिव टर्मिनल्स हैं। अब आपका सवाल हो जाएगा सर मैंने अपनानी है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस तब बनेगी कि जब नेगेटिव को जोड़ूं पॉजिटिव से और पॉजिटिव को जोड़ूं नेगेटिव से। अब हम करें तो करें क्या, ये भी एन है, ये भी नेगेटिव है और ये भी। तो बात इतनी सी, मैंने कहा ये ऐसा करें जो टर्मिनल सबसे हाइट पे होता है या जो ऊपर टर्मिनल होता है वो आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल होता है। वो कौन सा होता है, एज कंपेयर टू दिस। इस पॉजिटिव को जोड़ दिया नेगेटिव से, इस नेगेटिव को जोड़ दिया पॉजिटिव से। सादी सी बात, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब वो वाली कहानी उसी तरह, वो कहानी स्टार्ट है। कौन सी कहानी, कि जब ये फॉरवर्ड बायस बन गया, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन कम होती गई, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इतनी सुकड़ती गई, सुकड़ते सुकड़ते एक वक्त आया विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन खत्म होगी। और खत्म होते होते बच्चे ये ले लॉन्ग उसको बड़ा अच्छा समझ आएगा जो कॉमन बेस मीटर समझ के आएगा, बल्कि पी इंजेक्शन जिसको नहीं समझ आया उसके लिए ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा कहानियां नहीं सुना सकता, आपने वो लॉन्ग लाजमी सुनना है, वो आपको समझ आएगा, फिर ये समझ आएगा। जब ये फॉरवर्ड बायस रीजन बना, फिर क्या हुआ, जब फॉरवर्ड बायस रीजन बना, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन सुकड़ती गई, पोटेंशियल बैरियर खत्म हुआ। पोटेंशियल बैरियर खत्म हुआ, एक वक्त आया यहाँ पे डिप्लीशन रीजन का खात्मा हो गया और इजीली इलेक्ट्रॉन इमिटर से कलेक्टर की जानब चलना शुरू हो गए। ठीक हो गया। और जब यहां पे ये रिवर्स बायस बनी है, और रिवर्स बायस बनने के साथ क्या हुआ है, जब ये रिवर्स बायस बनी और यहाँ पे एक और चीज उस दिन मैं आपको बता के आया था, इस वोल्टेज को आप नाम देते हैं VBB और इस वोल्टेज का नाम हम क्या दे देते हैं, VCC। और जब मैंने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बताया, मैंने आपको वहां हायर इसलिए रखना है ताकि जब इलेक्ट्रॉन्स की जो आपके पास, उसमें हमने बेस में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन्स इमिटर से किधर जा रहे थे, कलेक्टर की तरफ। जब ये वोल्टेज ज्यादा होगी ना, जब ये वोल्टेज, सुनिएगा, जब ये वोल्टेज ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन यहां से उधर जा रहे थे और आपको बताया था कि कन्वेंशनल करंट उसके अपोजिट मूव करेगा। जब इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर जाएंगे तो आगे क्या चीज फॉर्म हो रही होगी, डिप्लीशन रीजन। तो उसके अपोजिट मूव करने के लिए हमें ये जो हमारे पास हायर वोल्टेज ये मदद देगा कि इलेक्ट्रॉन इजीली मीटर से कलेक्टर की तरफ चले जाए। समझ आ गई बात की। ये वोल्टेज आपने थोड़ी सी ज्यादा रखनी है एज कंपेयर टू दिस। ठीक हो गया। अब हम आते हैं अपने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेन मेरे पास ग्राफ बनने जा रहा है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है, वो लिखता है, आप अपने पास लिखिएगा, मैं नहीं लिख रहा। द वेरिएशन, ये आपके पास आई भी है, करंट, द वेरिएशन इन द करंट, द वेरिएशन ऑफ द बेस करंट, द वेरिएशन of the base current with change, लिखिएगा, the variation in the base current with change to the voltage of emitter, the variation in the base current with change of voltage, कौन सा वोल्टेज आपके पास, emitter, is टेकन कॉमन क्या लेना है आपने, कौन सा वोल्टेज कॉमन लेना है, एज टेकन कॉमन VC, या आप लिख लें कलेक्टर टू जो आपके पास CE है, ये आपने कॉमन लेना है। कौन सा कॉमन ले लेना है, ये वाली वोल्टेज आपने कॉमन लेनी है। सादे से लफ्जों में हमने करना क्या है, हमने चेंजिंग करनी है किस में, बेस करंट में। और बेस करंट में चेंज करने से हमने किस में चेंज करनी है, वोल्टेज में, कौन से, इमीटर वोल्टेज में चेंज करके इसको कांस्टेंट रख के हमने कलेक्टर, ये बेस करंट के बारे में बताना है कि इसमें क्या तब्दीली आएगी। कलेक्टर की वोल्टेज को कॉमन रख के बेस की करंट में तब्दीली करके बेस के वोल्टेज को, या आपके पास इमीटर BE जो आपके पास वोल्टेज है, इसको चेंज करके आपने बताना है कि यहाँ पे करंट में क्या तब्दीली आई है। जो ग्राफ आपने उस दिन बनाया था वही ग्राफ बनने जा रहा है। ठीक है, आपके पास ये वही ग्राफ बनने जा रहा है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का। मेरी बात पे जरा गौर करेंगे। आपके पास ये VBE है, VBE का मतलब बेस टू मीटर वोल्टेज, आपके पास ये कौन सी है, VBE। यह आपके पास 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 आपको करवा के आ चुका हूं। और यह आपके पास कौन सा करंट है, IB। और IB करंट किस में मेजर किया जाता है, म्यू एम्पेयर में। म्यू एम्पेयर में करना है, माइक्रो एम्पेयर में करना है।
ठीक है, 10 की पावर -6 में इसको मेजर करना है। अब सुनिएगा मेरी बात पे जरा गौर करें। ये मिसाल के तौर पे 10, 20, 30, 40 और 50, बड़ा कॉमन पॉइंट और बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम समझाने जा रहा हूँ। इनपुट वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन लिख के ये ग्राफ बनाना है। अब क्या होगा, जब मैं VCC को कॉमन लूंगा, क्या करूंगा, कॉमन, मैंने ये VCC कॉमन ले ली, कितनी, मैंने कहा जी फॉर एग्जांपल ये 0 वोल्ट है, कितनी है, 0 वोल्ट। अब इसमें तब्दीली चेक करूंगा, मेरे पास यहां से ये आएगा, पोटेंशियल बैरियर ऑफ सिलिकॉन कितना है, 0.7 वोल्ट, ये यहां से आएगा 0.6 से एकदम से चला जाएगा। कोई इतराज यहां तक? फिर मैंने पहले किसकी वैल्यू मैंने कॉमन ली हुई थी, VCC कलेक्टर की वोल्टेज मैंने कॉमन ली हुई थी। अब मैंने ये ले ली कितनी, 10। अब मैंने ये कितनी ली, फिर क्या हुआ, ये यहां से आया और 0.7 से होता हुआ एकदम 0.7 को जैसे टच हुआ इसने अपनी डिफ्लेक्शन शो कर दी। समझ आ गई बात की? फिर मैंने इसकी कॉमन ली कितनी, 20। क्या हुआ, यहां से ये आया 0.7 से एकदम 20 पे चला गया। आपका एक सवाल होना चाहिए, सर यहां तो नजर आ रहा है कि करंट हर उसके बाद करंट हर इंटरवल के बाद करंट कम हो रहा है। ये IB करंट हर पहले ये 50 तक गया, फिर उसके बाद ये 40 तक गया, फिर ये 30 तक गया। जब मैंने क्या कॉमन ली, वोल्टेज कौन सी, जो मैंने VCC कलेक्टर की जब मैंने वोल्टेज कॉमन ली, पहले मैंने 0 ली तो ये कहां तक आया, 50 तक, फिर मैंने 10 ली ये 40 तक आया, फिर मैंने 20 ली ये, फिर आप ये कह सकते हैं सर के वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा रहे हैं आप, क्या बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज कलेक्टर की वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं और करंट बेस करंट आपके पास क्या होता जा रहा है, कम। क्यों, वजह, इसका सादा सा जवाब है, जैसे ही कलेक्टर की वोल्टेज को बढ़ाया जाता है क्या चीज बढ़ जाती है, यहां पे ऑलरेडी क्या बना था, रिवर्स बाइस, और रिवर्स बाइस जंक्शन का डिप्लीशन रीजन भी बढ़ता जाता है। नहीं समझ आ रही बात की? जैसे ही किसकी वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, कलेक्टर की वोल्टेज को बढ़ाने से ऑलरेडी ये पूरा आपके पास पोर्शन क्या था, ये जो आपके पास CE था, ये आपके पास रिवर्स बाइस था। जैसे ही मैं VCC को बढ़ाऊंगा, वोल्टेज ऑफ कलेक्टर बढ़ाने से डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ती जाएगी। जितनी वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा उतनी डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ती जाएगी, और जब जितनी विड्थ बढ़ती जाएगी तो फिर हमारे लिए हर्डल होगी, करंट उतना जल्दी इतना इजीली फ्लो नहीं करेगा। डिप्लीशन रीजन वो तो सुकड़ती जाएगी, बेस का रीजन बेशक सुकड़ेगा, बेस का रीजन बेशक सुकड़ेगा, लेकिन आपके पास करंट, आपके पास इतना करंट की आपके पास फ्लो कम होगा। इसीलिए जब मैंने यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू 0 रखी थी, क्या रखी थी, 0, तो आपके पास IB करंट जो म्यू एम्पेयर में आपके पास आया था वो 50 म्यू एम्पेयर आया था। जब मैंने रखी थी 10 वो 40 आया, जब रखी 20 वो आपके पास 30 आया। ये करंट कम हुआ, कम इसलिए हुआ कि जैसे जैसे VCC की वैल्यू इंक्रीज करते गए, डिप्लीशन रीजन उसकी विड्थ बढ़ती गई, डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ने की वजह से करंट कम होता चला गया। समझ आ गई बात की? ये आपके पास इसकी मेन रीजन है, और मेन रीजन आपके पास ये, और आपको नजर आ रहा है कि करंट आपके पास यहां से कम हो रहा है, गिर रहा है। ठीक है, आप इसके बाद एक और कोई पॉइंट एज्यूम कर लें, VCC करेंगे करंट आपके पास 10 पे चला जाएगा, एज्यूम कर लें VCC करेंगे करंट आपके पास 10 पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक वक्त आएगा कि करंट आपके पास बिल्कुल 0 पे किसी वोल्टेज पे हो जाएगा। कि वजह क्या होगी कि विड्थ और डिप्लीशन रीजन बहुत ज्यादा फैल जाएगी। ठीक है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ रिवर्स बायस होने की वजह से फैलती चली जाएगी। ये आपके पास इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स करने के बाद आउटपुट करने से पहले, आउटपुट का ग्राफ करने से पहले हम अल्फा फैक्टर की डेफिनेशन जरा यहाँ पे दोबारा रिवाइज करते हैं। हमने अल्फा फैक्टर पढ़ा था, द रेशो ऑफ, क्या पढ़ा था, द रेशो ऑफ कलेक्टर टू मीटर करंट इज कॉल्ड अल्फा फैक्टर। लिखिएगा अपने पास, अल्फा फैक्टर, द रेशो ऑफ कलेक्टर टू मीटर इज कॉल्ड अल्फा फैक्टर। ये आपके पास अल्फा फैक्टर की डेफिनेशन आ जाती है, कलेक्टर टू मीटर। यहां तक कोई एतराज? अब बीटा फैक्टर, यहां पे बीटा फैक्टर भी है, और बीटा फैक्टर की यहां पे डेफिनेशन क्या है, द रेशो बिटवीन कलेक्टर टू बेस। क्या लिखेंगे, द रेशो बिटवीन कलेक्टर टू बेस इज कॉल्ड बीटा फैक्टर। द रेशो बिटवीन कलेक्टर करंट टू बेस करंट इज कॉल्ड बीटा फैक्टर।
अब आपकी बुक ने जो बीटा फैक्टर निकाला है वो इन टर्म ऑफ अल्फा निकाला है। क्या निकाला है? इन टर्म ऑफ अल्फा। मेरे पास अल्फा किसके इक्वल है? आई सी ओवर आई। कोई एतराज यहां तक? ये जो मेरे पास आई बी है ना, मैंने ट्रांजिस्टर में आपको इक्वेशन बताई थी, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई। यही फाइनल इक्वेशन थी ट्रांजिस्टर की। इस चीज पे किसी को भी एतराज? यहां से मैं आई बी की वैल्यू निकाल सकता हूं। आई बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? आई ई माइनस, ऐसे ही है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई ई माइनस आई। कोई इतराज? अब मैंने इसको इन टर्म ऑफ अल्फा निकालना है। अल्फा की इक्वेशन क्या है? आई सी ओवर आई। क्या है? आई सी ओवर। तो आई सी ओवर इसके नीचे क्या होना चाहिए? आई ई होगा तो तब ये अल्फा बनेगा। डिवाइडिंग आई ई ऑन बोथ साइड नहीं था, बल्कि आप दोनों के साथ आप क्या डिवाइड कर लें? आई ई। आई सी ओवर आई ई डिवाइड बाय आई ई माइनस आई ई ओवर आई माइनस आई सी ओवर आई ई। हर एक के साथ मैंने डिवाइड कर दिया। आई सी ओवर आई ई ओवर आई सी ओवर। यहां तक कोई इतराज? फिर आपके पास बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई किसके इक्वल है? अल्फा के ओवर आई ओवर आई कट गया, 1 माइनस आई सी ओवर आई आपके पास क्या आ गया? अल्फा। तो बीटा का फैक्टर आपके पास क्या निकलता है? अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा। अल्फा ओवर 1 माइनस कैसे निकला? कि मेरे पास अल्फा किसके इक्वल था? आई सी ओवर आई ई के। तो मैंने यहाँ पे आई सी ओवर आई ई बनाने के लिए आई ई को सब के नीचे डिवाइड करा दिया। ऐसे ही है, आई ई को सब के नीचे, जब आई ई को सब के नीचे डिवाइड कराया तो आपके पास आई सी ओवर आई अल्फा के इक्वल हो गया। आई कट गया, 1 बचा, आई सी ओवर आई अल्फा के इक्वल हो गया। तो बीटा आपके पास आ जाता है, आपके पास बीटा आ जाता है अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा। समझ आ रही है बात की? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आप इसके बाद डेफिनेशन लिख लें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे क्वेश्चन का, आप ये सोचें कि लुब्बे लुबाब क्या है? ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। सुनिएगा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरी बात पे जरा गौर करेंगे बच्चे। इस पूरी उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये निकालने में अक्सर इसका आपके पास ग्राफ नहीं बना हुआ बुक पे, आपने बनाना है। मेरी बात पे जरा गौर करें। पहले मैंने क्या किया? मैंने इसको कॉमन रखा, वीसीसी को कॉमन रखा और किस में चेंज फाइंड किया? ऐसे ही है। अब मैं कॉमन रखूंगा आई बी को। किसको कॉमन रखूंगा? आई बी को। और चेंज फाइंड करूंगा किस में? आई सी में। सादी सी बात, ठीक है। लिखिएगा अपने पास द वेरिएशन in the collector current IC, the variation in the collector current IC, the variation in the collector current IC with change in the collector voltage VCE, with change in the collector voltage VCE is taken common IB, is taken common आई बी। कॉमन किसको लेने जा रहा हूं? आई बी को बचे। आई बी को मैंने कॉमन ले लेना है। मेरे पास यहां पे जो वोल्टेज की वैल्यू है VCE है, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये बड़े काम का पॉइंट देने जा रहा हूं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी आप लोगों के लिए डिफिकल्ट है, जरा मेरी बात पे जरा गौर करेंगे। ये आपके पास मैंने कौन सा करंट फाइंड करना है? आई सी। और वो किस में फाइंड होगा? मिली एम्पेयर में। और मेरे पास आई बी को मैंने कांस्टेंट रखना है। किसको कांस्टेंट रखना है? आई बी को कांस्टेंट रख के मैं आई सी में तब्दीली देखने जा रहा हूं कि आई सी में क्या तब्दीली आएगी। सुनिएगा बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा गौर। मतलब 1 2 3 4 5 6 आपके पास ये 7 फॉर एग्जाम्पल मैंने पॉइंट से जूम कर लिए। ये आपके पास 10 20 30 40 50 60। सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ। आपके पास जब मैंने कॉमन लिया ना आई बी को मैंने कॉमन लिया कितना? 0 म्यू एम्पेयर। कितना? 0 माइक्रो एम्पेयर। आई बी कितना कॉमन लिया? 0 माइक्रो एम्पेयर। फॉर एग्जाम्पल इसने क्या किया? ये वैल्यू बिल्कुल यहां से आई, यहां से आई, यहां आके सेचुरेशन पॉइंट पे चले गई। सेचुरेशन रीजन बन गया। क्यों बनता है बताते हैं आगे चल के। ठीक हो गया। और ये जो थोड़ी सी आपको डिफ्लेक्शन नजर आ रही है,
इट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। किस वजह से हो रही है? माइनॉरिटी चार्ज करंट लीक होता है, बेसिकली करंट इसमें होता नहीं है। समझ आ गई बात की। इसके बाद मैंने आई बी की वैल्यू कितनी ले ली? आई बी की वैल्यू मैंने ले ली आपके पास यहां पे 1 म्यू एम्पेयर। कितनी ले ली? क्या होगा सुनिएगा बच्चे, 1 म्यू एम्पेयर ली, यहां से लाइन आई सीधी, ऐसे आते 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 आपने कॉमन बेस रीजन में बाहर जाके सैचुरेशन हुई थी। इसकी सैचुरेशन आई बी की वैल्यू मैंने यहां पे ले ली कितनी? 2 म्यू एम्पेयर। जब 2 म्यू एम्पेयर ली यहां तक ये आया और यहां आके क्या हो गया? फिर सैचुरेशन पॉइंट पे चली गई। फिर जब मैंने आई बी की वैल्यू ले ली कितनी? 3 म्यू एम्पेयर, तो ये यहां से आया, यहां पे आके ये डिफ्लेक्ट हो गया। फिर जब मैंने आई बी की वैल्यू ली 4 म्यू एम्पेयर, ये यहां से आके यहां से नीचे डिफ्लेक्ट हो गया। अब ये डिफ्लेक्शन सैचुरेशन हो क्यों रही है? एक बड़ा कॉमन पॉइंट है बच्चे, सुनिएगा। मैं अभी क्या कर रहा हूं, किसको कॉमन रख रहा हूं? इस वोल्टेज को। अब जब मैं इसको कॉमन रख रहा हूं ना, तो दैट्स मीन के यहां पे इसका एक पोटेंशियल बैरियर है। इसका पोटेंशियल बैरियर कितना है? 0.7। मेरी बात समझे, इसका पोटेंशियल बैरियर कितना? 0.7 वोल्ट। ऐसे ही है, जब मैं इसका करंट बढ़ा रहा हूं, किसका? कलेक्टर का वोल्टेज भी बढ़ा रहा हूं। कलेक्टर की वोल्टेज जब मैं बढ़ाता जा रहा हूं, कलेक्टर की वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, इसका करंट आपके पास कितना आ रहा है? जब मैंने बेस का करंट लिया 0 म्यू एम्पेयर, तो मेरे पास कलेक्टर का जो करंट था वो कितना आ गया? 10 म्यू एम्पेयर। ऐसे ही है। अब ये आपका सवाल ये है कि सर ये सैचुरेशन क्यों हुई है? ये सैचुरेशन इसलिए हुई कि यहां पे इस पॉइंट पे आपके पास पोटेंशियल बैरियर कितना है? 0.7। इस पॉइंट पे आपके पास पोटेंशियल बैरियर भी जाहिर सी बात है उतना ही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ जब आपने वोल्टेज को इंक्रीज किया। वोल्टेज के इंक्रीज कर पॉइंट दे रहा हूं, सुनिएगा। वोल्टेज के इंक्रीज करने से यहां पे ऐसा हुआ कि इसकी डिप्लीशन रीजन क्या आ गई, या इसका पोटेंशियल बैरियर कितना हो गया? कम होता चला गया। कितना? 0. जब ये इधर देखिएगा, 0 से लेकर 1 तक क्या होती है? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। ये नीचे आपके पास वोल्टेज है ना, ये VCE वोल्टेज है। 0 से लेकर 1 तक क्या होता है? कैसे बनता है 0 से 1? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, फिर 8 और फिर 9। ऐसे ही है। ये कैसे बनेगा? 0 से 1 तक 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 8 और 9। अब जब ये वोल्टेज जब यहां पे 0.7 पे पहुंचती थी ना, तो वो इसके डिप्लीशन रीजन से कम, जब इसके डिप्लीशन रीजन से कम हो जाती थी, दोनों क्या बन जाते थे? फॉरवर्ड बाइस। जब दोनों फॉरवर्ड बाइस बन रहे थे, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से आता था, एक इधर से आता था, एक दूसरे से क्या करते थे? कोलिजन होती थी, टकराव होता था। जब टकरते थे तो करंट आपके पास बिल्कुल क्या हो जाता था? समझ यही बात। दोबारा सुने, दोबारा पॉइंट सुने। मैंने क्या किया? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ग्राफ इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया बच्चे? मैंने इसको कॉमन रखा, बेस करंट को कॉमन रखा। किस लिए? कि कलेक्टर करंट मैंने फाइंड आउट करना है और चेंजिंग किस में लेके आनी है? बेस इसमें VCE में कलेक्टर मीटर रीजन में मैंने कलेक्टर मीटर के वोल्टेज में मैंने चेंजिंग लेके आनी है। ऐसे ही है। अब ऐसा होगा कि जब मैंने रखा कॉमन कितना, IB करंट कितना कॉमन रखना है? 0 म्यू एम्पेयर। तो मेरे पास कितनी आ रही थी? 10 मिली एम्पेयर। IC मेरे पास कितना आ रहा था? 10 मिली एम्पेयर। कलेक्टर करंट कितना आ रहा था? 10 मिली एम्पेयर। लेकिन ये 10 तक पहुंच नहीं पा रहा था। ये जब 1 तक पहुंचता था ना, 0 और 1 के दरमियान पे इसको नजर आया था डिप्लीशन रीजन कितना है? 0.7। जब ये 0.7 क्रॉस करता था, तो इसके डिप्लीशन रीजन से उसका डिप्लीशन रीजन कम हो जाता था। और जब दोनों का डिप्लीशन रीजन, इसका डिप्लीशन रीजन उससे कम हो जाता था, दैट मीन कि ये अगर फॉरवर्ड बायस था तो वो भी फॉरवर्ड बायस बन जाता था। जब ये दोनों फॉरवर्ड बायस बन जाते थे, तो दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन की आमद शुरू हो जाती थी। और जब दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाते थे, तो इलेक्ट्रॉन का टकराव होता था। जब इलेक्ट्रॉन टकरते थे, तो वो सैचुरेशन कर देते थे। सारे इलेक्ट्रॉन सैचुरेशन पॉइंट पे चले जाते थे। और सैचुरेशन का मतलब सारे आपस में जीरो, यहाँ पे करंट की बिल्कुल वजूद ही खत्म हो जाता था। दैट मीन्स कि यहाँ पे 3 डेफिनेशन आपने और बना देनी है। एक्टिव रीजन, आपको पता है एक्टिव रीजन क्या होता है? एक फॉरवर्ड बायस, एक रिवर्स बायस।
फिर आपके पास कट ऑफ रीजन, दोनों रिवर्स बायस, और फिर आपके पास दोनों फॉरवर्ड बायस कब होंगे? जब सैचुरेशन रीजन होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। दुआ में याद। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.